राज्यसभा टीवी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए देखते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस। सऊदी अरब के नेतृत्व में 34 इस्लामिक देशों का आईएस के खिलाफ जंग का ऐलान। रियाद में होगा ऑपरेशन रूम। बराक ओबामा ने कहा आईएस के खिलाफ और तेज होंगे हमले। हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात का विरोध। कांग्रेस ने बताया भारत पाक वार्ता को पटरी से उतरने की कोशिश। विदेश सचिवों की बातचीत में भारत उठाएगा पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा। राज्यसभा में लगातार अवरोध पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई चिंता। कार्यवाही चलाने के लिए दिया जवाहरलाल नेहरू की सीख का हवाला। जीएसटी पर सहमति के लिए फिर होगी कांग्रेस के साथ बैठक। प्रधानमंत्री के केरल दौरे का दूसरा दिन। कोच्चि में सेना के तीनों अंगों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तिरुवनंतपुरम में ओमान चांडी से मिल सकते हैं नरेंद्र मोदी। और दिल्ली में आज से ट्रैफिक के नए नियम। पहली बार कानून तोड़ने वालों का भी ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए होगा रद्द। भारी जुर्माने का प्रावधान। एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिकी गठबंधन सेना सीरिया और इराक में आईएस के खिलाफ हमले और तेज करेगी। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के दौरे में उन्होंने कहा कि आईएस का खात्मे के लिए बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। ओबामा ने पेरिस और कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी को आईएस की बढ़ती ताकत का नमूना बताया। ओबामा के पेंटागन दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। ओबामा ने बताया कि अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर सैन्य मदद के लिए मध्य पूर्व और विदेश मंत्री जॉन केरी रूस का दौरा करेंगे। इस बीच सऊदी अरब ने भी आईएस के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया है। सऊदी क्राउन प्रिंस और रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कल रियाद में कहा कि आईएस के आतंक के खिलाफ 34 इस्लामिक देशों का संगठन बनाया गया है। इसमें 18 देश अरब के हैं, जबकि 16 देश एशिया और अफ्रीका से होंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि आईएस के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए रियाद में ऑपरेशन रूम बनाया जाएगा। सीरिया और इराक में रूस भी सीरिया सरकार की मदद से अलग से सैन्य अभियान चला रहा है। The point is, ISIL leaders cannot hide, and our next message to them is simple: you are next. على بيان إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية ولتشكل أغلبية العالم الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي। अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के 2 नेताओं ने कल दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में बहाल हुई समग्र वार्ता के तुरंत बाद हुई है। हुर्रियत प्रवक्ता के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से भेजे गए हुर्रियत के एक प्रतिनिधिमंडल की बासित के साथ 1.5 घंटे तक बातचीत चली। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे और उनकी पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ मुलाकात पर चर्चा हुई। हुर्रियत प्रतिनिधिमंडल ने बासित को गिलानी का एक संदेश भी दिया है, जिसमें पाकिस्तान को अपनी कश्मीर नीति को लेकर निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखने की बात कही गई है। लेकिन इस मुलाकात से एक बार फिर विवाद पैदा हो गया है। दरअसल इससे पहले हुर्रियत की पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात के चलते ही भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी बढ़ी थी और वार्ता तक रद्द हो गई थी। हाल में दोनों देशों के एनएसए इसी के चलते बैंकॉक में मिले थे। इस बीच पाकिस्तान में भारतीय राजदूत टीसी राघवन ने इस्लामाबाद में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगले महीने विदेश सचिव स्तर की बातचीत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी। मैं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की बातचीत वो मत करें, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर बातचीत होनी है वो भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच होनी है। भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन किया था कि कोई टॉक्स हो रही है, उसका एजेंडा तय करने के लिए अगर वो हुर्रियत को बुलाते हैं तो थर्ड पार्टी वहां पर आ जाती है। और भारत सरकार की अभी भी और पहले भी ये स्पष्ट नीति रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बायलैटरली दोनों देश आपस में बात करेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र अवरोध की भेंट चढ़ता जा रहा है। जीएसटी पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बीच फेसबुक पर उनकी ये टिप्पणी आई है।
उन्होंने विपक्ष को पंडित नेहरू के विचारों से सीखने की नसीहत दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फेसबुक पोस्ट में संसद के शीतकालीन सत्र में अवरोध पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि पिछले सत्र में भी कामकाज नहीं हो पाया, इस सत्र में भी हर घंटे मुद्दे बदलते जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण का जिक्र किया और कहा कि नेहरू की विरासत का दावा करने वालों को ये सोचना चाहिए कि वो कैसा इतिहास बना रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता को दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक षड्यंत्र के तहत जीएसटी को नहीं पारित करना नहीं चाहती है, क्योंकि इसमें राष्ट्रहित शामिल है। उधर जीएसटी पर सहमति के लिए कल सरकार और कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दोपहर के भोजन पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से मुलाकात की। बैठक में असहमति वाले मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्ष जल्द ही दूसरी बैठक पर सहमत हुए हैं। कांग्रेस ने दूसरे मुद्दों पर भी सरकार से बातचीत की मांग की है। There should not be this over obsession only with the passage of one bill called the GST. India is, and Parliament functioning is more about the passage of one bill. Please look at the number of important legislation which is pending in the Rajya Sabha or in the Lok Sabha. They all are important. दरअसल कांग्रेस ने जीएसटी बिल में 3 संशोधन सुझाए हैं। पार्टी चाहती है कि बिल में जीएसटी की दर का उल्लेख हो। वित्त मंत्री इससे इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी भी देश के कानून में कर दरों का उल्लेख नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच दूरी क्षेत्रीय शांति के लिए अड़चन है। संसद में कल बयान देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत से शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने सदन को भरोसा दिया कि सरकार देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कूटनीतिक समेत सभी जरूरी कदम उठाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी पाकिस्तान यात्रा और दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। हालांकि राज्यसभा में गतिरोध के बीच सुषमा स्वराज को बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि समग्र वार्ता शुरू होने से क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों के विदेश सचिवों को वार्ता की रूपरेखा तय करने का काम सौंपा गया है कि हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूरी हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने और इसे एक प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हमारे साझा सपने के मार्ग में एक अड़चन है। साथ ही ये भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे बीच संबंधों को विकसित करने के मार्ग में मुख्य बाधाओं, विशेषकर आतंकवाद से प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से निपटने की भी आवश्यकता है। लोकसभा में बयान के बाद इस मसले पर चर्चा भी हुई। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पाकिस्तान के साथ बातचीत में कश्मीर का मुद्दा शामिल करने पर सवाल उठाए। डिस्कस एवरीथिंग इंक्लूडिंग टेररिज्म, जम्मू एंड कश्मीर। What is there to discuss about Jammu and Kashmir? It's an integral part of India. Why are you discussing Jammu and Kashmir again? That has been the position of India all along. विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरोसे के आधार पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया गया है। बात एनएसए लेवल की थी। एनएसए लेवल में कभी मैंडेट ये नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल स्टेटस पर बात कर सकते हैं। अगर आप उफा का स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें बहुत साफ है, एनएसएस विल टॉक ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म। अब चूंकि टेररिज्म से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर है, इसलिए जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर भी चर्चा हुई कि पॉलिटिकल स्टेटस पर चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा सुषमा स्वराज ने संसद को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सरकार कूटनीतिक समेत सभी जरूरी कदम उठाएगी। 6 दिसंबर को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें नवाज शरीफ के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता पर सहमति बनी थी। प्रणव गोस्वामी के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल पंजाब के अबोहर में दलितों पर हुए अत्याचार के मामले को लेकर गतिरोध रहा। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए तुरंत बर्खास्त करने की मांग की।
केंद्र सरकार ने इसे राज्य सरकार का मामला बताते हुए सदन को चलाने की अपील की। गतिरोध की वजह से कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सोमवार को पंजाब में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस और बीएसपी ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की कि पंजाब में जो कोलिशन गवर्नमेंट है अकाली दल की और बीजेपी, ये आतंकवाद से भी बदतर है, शराब माफिया की सरकार है, कोई लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में नहीं है। मामला अति गंभीर है, इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। इस तरह की दरिंदगी को किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। जो भी गुनाहगार है उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम राज्य सरकार से भी अपील करेंगे और कोई भी गुनाहगार इसमें बचना नहीं चाहिए। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री के बयान के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। I am requesting the slogan shouting members to go back their seat. Your action is undemocratic. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन गतिरोध की वजह से प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। Go back to your places. You have no locus standing in the well, none whatsoever. पंजाब के अबोहर में 2 लोगों के हाथ पांव काट देने की घटना के बाद तनाव का माहौल है। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें अकाली दल के एक नेता और उसका भतीजा भी शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय केरल दौरे का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज कोच्चि में आईएनएस विक्रमादित्य पर कंबाइंड ट्राई सर्विसेज के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो सेना के 3 अंगों के कमान अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। ये सम्मेलन पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री कोल्लम जाएंगे, जहां वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री वर्काला में शिवागिरी मठ जाएंगे, जहां वो समाज सुधारक और धार्मिक नेता श्री नारायण गुरु के सम्मान में पौधा लगाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री ओमान चांडी और मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। केरल दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने त्रिशूर में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में देश में एफडीआई में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर भरोसा बढ़ा है। देश में बड़ी तादाद में पूंजी निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार मछुआरों को लेकर नई नीति का ऐलान करेगी। 1 साल के भीतर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। 40% से ज्यादा इंक्रीज होना, ये दुनिया का भारत पे भरोसा, भारत की युवा पीढ़ी पर भरोसा, भारत के लोगों के हुनर पर भरोसा, उसका कारण है कि आज दुनिया भारत में पूंजी निवेश के लिए आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा विवादों में आ गया है। कांग्रेस ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ओमान चांडी को नहीं बुलाए जाने को जनता का अपमान बताया है। लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर कार्यवाही भी बाधित हुई। उधर सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया। विरोध की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल 15 दिसंबर को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण होना है और इस कार्यक्रम में सीएम ओमान चांडी को न्योता नहीं दिया गया है। As per the actual schedule of the program, Honorable Prime Minister will unveil the statue and Honorable Chief Minister will preside over the function. But due to some unfair political move by the ruling party, the ruling party here, and the Chief Minister was dramatically excluded from the dais plan of the PM's program. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर सफाई दी। यह बात सच है, संभवतः उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके पहले वहां के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन एसएनडीपी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वहां के चीफ मिनिस्टर को लेकर संभवतः कोई विवाद खड़ा हो गया और उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया
इस कार्यक्रम में वहां के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी जी को नहीं आना चाहिए। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी, टीएमसी और एनसीपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल 15 दिसंबर को केरल की पिछड़ी जाति एजवा समुदाय की एक संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। सीएम ओमान चांडी ने फेसबुक पर पोस्ट कर खुद को ना बुलाए जाने पर दुख जताया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और बात कुछ और अहम खबरों की। पश्चिमी दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में झुग्गी बस्ती ढहाने के अभियान में हुई बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। 6 महीने की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह भारी वस्तु से छाती और सिर पर लगे झटके और चोट बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची की मौत पोस्टमार्टम से 30 घंटे पहले हुई। रेलवे ने जहां ये कहा है कि बच्ची की मौत शकूर बस्ती में ट्रेन की पटरियों के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने से 2 घंटे पहले ही हो गई, तो वहीं बच्ची के माता पिता कह रहे हैं कि बच्ची की मौत के लिए अभियान ही जिम्मेदार है। इस बीच मामले की सियासी आंच को देखते हुए अब रेलवे के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में पीड़ितों के साथ खड़े दिख रहे हैं। कल केजरीवाल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पुनर्वास के बगैर अब किसी बस्ती को ढहाने के अभियान की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के तरीकों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। और दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में झुग्गियों को हटाने का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। एक के बाद एक कई नेता यहां पहुंच रहे हैं। झुग्गियों को हटाने को लेकर राज्य सरकार रेलवे को दोषी ठहरा रही है, जबकि रेलवे ने कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की बात कही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल लोकसभा में इस बारे में बयान दिया। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। दिल्ली के शकूर बस्ती का ये इलाका सुर्खियों में है। शनिवार की रात में झुग्गियां हटाई गईं और सुबह होते होते मामले ने तूल पकड़ लिया। दिल्ली सरकार रेलवे पर झुग्गियों को बिना जानकारी के हटाने का आरोप लगा रही है, तो रेलवे नियम और कानून का हवाला देकर अपनी कार्यवाही को सही ठहरा रही है। लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर बयान दिया। The encroachment on 12/12/2015 were removed when Delhi police gave go ahead at 11:50 hours and the whole exercise was completely peaceful without coercion. There was no midnight operation as reported. The child alleged to have died during the encroachment remol drive had expired much before the encroachment remol had commenced, as confirmed by the Delhi police. वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शकूर बस्ती जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ऐसी कार्यवाही करती है तो इलाके के लोग उन्हें सूचित करें और वो तुरंत मौके पर पहुंच जाएंगे। जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, मकान तो बने नहीं लेकिन झुग्गियां गिराने का काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बिना उनकी जानकारी के झुग्गियों को हटाया गया है। अभी रात को 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किसने झुग्गी तोड़ी है, और बोले मैंने ऑफिसर्स को क्लियरली बोला था जब मनीष सिसोदिया आए थे दिल्ली के रेलवे ऑफिसर्स को कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के को साथ लिए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। बोले मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, कल मैं दिल्ली के जीएम को बुला के तलब करके उससे पूछूंगा कि ये झुग्गियां क्यों तोड़ी गई है। राजनीतिक पार्टियां नियम और कानून का हवाला दे रही हैं। रेलवे कह रही है कि उसे यहाँ टर्मिनल बनाना है,
पार्टियां इसे गैर जिम्मेदाराना करार दे रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ठिठुरती ठंड में जिन लोगों का आशियाना उजड़ा है उनका क्या होगा। करीब 500 झुग्गियों में रहने वाले लोग अब कहां जाएंगे? दिल्ली में झुग्गियां उजाड़ देना कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए भी अब एक ये फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया है। शकूर बस्ती भी ऐसा ही एक मामला है, जहां इनके उजड़े मकान देखने और अफसोस जताने तो हर कोई आता है, लेकिन सर पर छत देने की बात कोई नहीं करता। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में आज से यातायात नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की समिति के सुझाव को ट्रैफिक पुलिस आज से लागू कर रही है। पहली बार लाल बत्ती तोड़ने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, मोबाइल फोन का उपयोग और वाणिज्यिक वाहनों में सवारी चढ़ाने वालों का भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा। इसके अलावा नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना भी लगेगा। तेजी से गाड़ी चलाने पर पहली बार 400 रुपए और बाद में 1000 का जुर्माना लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार 2000 और बाद में 3000 रुपए देने होंगे। वहीं मोबाइल से बात करने पर पहली बार 1000 रुपए और बाद में 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऐसे नोट जिन पर कुछ लिखा गया है वो प्रचलन में रहेंगे। आरबीआई ने सोशल मीडिया में आई इन खबरों को गलत बताया कि 1 जनवरी से ये नोट बंद हो जाएंगे। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने ऑडियो संदेश में कहा कि ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नोट बंद किए जाएंगे तो उसके बदले नए नोट दिए जाएंगे। आरबीआई ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। हालांकि आरबीआई ने लोगों को सलाह दी कि वो नोट पर कुछ भी ना लिखें। सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 16 दिसंबर यानी बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार परिणाम भुगतने को तैयार रहे। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने 24 अप्रैल 2014 को ही 6 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्ति का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने को लेकर जवाब मांगा था। वन रैंक वन पेंशन के लिए अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवान आंदोलन तेज करेंगे। पीटीआई के मुताबिक जवानों ने 2 मार्च को संसद के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने के साथ अर्धसैनिक बलों के मुख्यालयों का घेराव भी होगा। सेवानिवृत्त जवानों के संगठन के महासचिव पीएस नायर ने अर्धसैनिक बलों के लिए अलग से पेंशन नियम बनाने की मांग की। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और वेतन बढ़ाकर 17,500 रुपए करने की मांग की। संगठन ने नवंबर में जंतर मंतर पर 3 दिन तक धरना दिया था। अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिजनों की तादाद करीब 11 लाख है। इस बीच केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए एक न्यायिक समिति कल गठित की है। ये समिति पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित की गई है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ओआरओपी को लागू करने में बाधाओं की पहचान करेगी। सरकार ने 7 सितंबर को 1 रैंक 1 पेंशन की अधिसूचना जारी की थी। जो है अंतर्राष्ट्रीय खबरें, केन्या की राजधानी नैरोबी में आज से विश्व व्यापार संगठन की बैठक शुरू हो रही है। बैठक से पहले भारत ने अनाज के सरकारी भंडारण के मुद्दे पर स्थायी नीति की मांग की है। नैरोबी में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने विकासशील देशों के संगठन G33 की बैठक में कहा कि पिछले 1 दशक से कुछ देशों के संगठन चर्चा के मुद्दे तय कर रहे हैं। इससे विकासशील देशों के लाखों किसानों पर असर पड़ा है। उन्होंने बैठक में संतुलित नतीजों की मांग की और कहा कि विकासशील देश मिलकर एजेंडा तय करेंगे। रूस और तुर्की के राष्ट्रपतियों के बीच आज होने वाली शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। रूसी राष्ट्रपति की प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि ये बैठक नहीं होगी। माना जा रहा है कि रूसी लड़ाकू विमानों को गिराने के मामले पर दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट के मद्देनजर ऐसा किया गया है। सीरिया सीमा पर रूसी लड़ाकू विमान गिराने से हफ्ते भर पहले 16 नवंबर को तुर्की में हुए G20 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच इस बैठक को लेकर सहमति बनी थी।
लेकिन इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते इतने तल्ख हो गए कि पुतिन पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भी तुर्की के राष्ट्रपति से नहीं मिले। इतना ही नहीं, पुतिन ने तुर्की के नेता से फोन पर भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। बात मौसम की। उत्तर भारत में तापमान में गिरावट से ठंड और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। दिल्ली वासियों को खिली धूप के बावजूद भी ठंड से निजात नहीं मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड कम होने का अनुमान जताया है। कहीं धुंध ही धुंध तो कहीं आसमान से बरसती बर्फ और कहीं ठंड भगाने के लिए अलाव का सहारा लेते लोग। उत्तर भारत में इन दिनों ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग अपनी अपनी तरह से ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं। ठंड काफ़ी हो रही है भैया, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठंड काफ़ी हो रही है, ठंड के मारे रिक्शा भी नहीं चल पाता सुबह के समय। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग का स्की रिजॉर्ट -10 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सोमवार को खिली धूप के बीच सर्द हवाएं चलती रहीं। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साहब इतनी हो रही है कि 1 घंटे का रास्ता लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में हो रहा है क्रॉस यहाँ से चंदौसी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम सामान्य होने की उम्मीद जताई है, लेकिन तब तक उत्तर भारत के लोगों को कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सऊदी अरब के नेतृत्व में 34 इस्लामिक देशों का आईएस के खिलाफ जंग का ऐलान। रियाद में होगा ऑपरेशन रूम। बराक ओबामा ने कहा आईएस के खिलाफ और तेज होंगे हमले। हुर्रियत नेताओं के पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात का विरोध। कांग्रेस ने बताया भारत पाक वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश। विदेश सचिवों की बातचीत में भारत उठाएगा पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा। राज्यसभा में लगातार अवरोध पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई चिंता। कार्यवाही चलाने के लिए दिया जवाहरलाल नेहरू की सीख का हवाला। जीएसटी पर सहमति के लिए फिर होगी कांग्रेस के साथ बैठक। प्रधानमंत्री के केरल दौरे का दूसरा दिन। कोच्चि में सेना के तीनों अंगों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तिरुवनंतपुरम में ओमान चांडी से मिल सकते हैं नरेंद्र मोदी। और दिल्ली में आज से ट्रैफिक के नए नियम। पहली बार कानून तोड़ने वालों पर भी ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए होगा रद्द। भारी जुर्माने का प्रावधान।